Good afternoon, all of you. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start class 7th history, chapter number 1st, tracing changes through 1,000 years. Okay, so the meaning of this particular heading is कि 1000 सालों में इंडिया में किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं, है ना, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल लेवल पे हो, है ना, और या हिस्टोरिकल लेवल पे हो, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं भारत में, क्या क्या चेंजेस हुए। तो इस स्लाइड में आपको 3 मैप्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड मैप तो आप शायद आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट वाला मैप शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही मैप इंडिया के हैं, बट डिफरेंस ये है कि ये मैप जो 1000 सालों का जो हम चेंजेस देखेंगे, है ना, इंडिया में जो हुआ है, तो ये उन 1000 सालों में बनाए गए ये मैप है। मतलब उन 1000 सालों में अलग अलग टाइम पे ये तीनों मैप बने थे। तो पहले वाला मैप है, आप इसको में देख रहे होंगे, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे कि ये इंडिया का मैप कैसे है। मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है सर्कल वाला, एक्चुअली में ये है ना, इंडिया को इसमें अप साइड डाउन शो किया, मतलब उल्टा शो किया गया है। इसमें श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया है, ठीक है, और जो इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है उसको भी टॉप पे दिखाया गया है ना। सेकंड वाले पिक्चर में यूजुअली आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैप हम आज देखते हैं वैसा ही मैप कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थर्ड वाला मैप, ये जिस तरह का मैप आज हम नॉर्मली या जनरली देख पाते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे मैप वगैरह में या सोशल या पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस हुए हैं। दिस चैप्टर कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो मिडिवल पीरियड में जो भी टाइम पीरियड था उसके बारे में हम देखेंगे। द मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो हम देखेंगे। Importance of geographical knowledge like maps and names of places in the medieval period, ठीक है। तो मैप्स के बारे में देखेंगे, और नेम्स ऑफ मिडिवल स्कॉलर्स हु विजिटेड इंडिया। बहुत सारे स्कॉलर्स मतलब जो विद्वान हम बोल सकते हैं ना, इंटेलिजेंट पर्सन्स, या जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, तो उन्होंने इंडिया में विजिट किया है और यहाँ के बारे में उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग बुक्स या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से लिखी है। मिडिवल डॉक्यूमेंट्स एंड द लैंग्वेज यूज्ड, है ना, तो उस मिडिवल टाइम में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए हैं और किस तरह की लैंग्वेज डेवलप हुई है वो हम देखेंगे। न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स विच अरोज इन द मिडिवल पीरियड। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या था कि सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे या रिलीजियस लेवल पे अलग अलग ग्रुप्स उस टाइम पर क्या हुए, डेवलप हुए, ठीक है ना। तो उसका क्या इम्पेक्ट रहा है इंडिया में उन 1000 सालों में वो हम देखेंगे। 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो हिस्ट्री है ना उसको 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशियंट मतलब वो टाइम जब इंडिया में हिंदू राजा ही या जो हिंदू किंग्स थे वही रूल करते थे, ठीक है ना। मतलब उस टाइम तक मुस्लिम या कोई मुस्लिम रिलीजन वगैरह नहीं आया था, है ना। बुद्धिज्म था, हिंदू थे, जैनिज्म भी थे, बट मुस्लिम रिलीजन काफ़ी बाद में आया। वो कब आया? मिडिवल एज में आया, ठीक है। तो मिडिवल में भी हम 2 एज देखेंगे, ठीक है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। और मॉडर्न मतलब ये वो टाइम है, मॉडर्न एज वाला, जब मुस्लिम्स या इस्लामिक रूलर जो शिप होती है, रूलरशिप, वो एक तरह से एंड हो गई थी, और उनको हटा के जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर टेक ओवर किया था, यहाँ पर रूल किया था। मिडिवल पीरियड इन इंडिया स्पेंस ओवर मिलेनियम, 1000 ईयर्स, ठीक है। तो 1000 ईयर्स के टाइम पीरियड को मिलेनियम कहा जाता है। तो इसमें हम 8th सेंचुरी एडी से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 8th सेंचुरी से मतलब आप ये मान लीजिए, जो 700, जो जैसे अभी क्या चल रहा है, ईयर 2021, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 700 से लेकर
1700 तक, ठीक है। तो 700 से लेकर सन 1700 तक के ना, मतलब ईयर 700 से लेकर ईयर 1700 तक की हम हिस्ट्री देखेंगे। बट इन यूरोप द मिडिवल एज बिगेन इन द 5th सेंचुरी एडी। हमारे यहाँ पर जो मिडिवल एज है उसकी स्टार्टिंग 8th सेंचुरी से मानी गई है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में मतलब उनका जो मिडिवल टाइम था, ठीक है, वो कब माना गया है? 5th सेंचुरी, है ना, मतलब वो हमसे 3 सेंचुरी आगे थे, ठीक है। Two phases of medieval age in India. The medieval period in India can be divided broadly into two phases. तो medieval age को भी हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके दो टाइम पीरियड हो सकते हैं। पहला है अर्ली मिडिवल पीरियड, ठीक है, जिसको जिसको मैंने आपको बताया था, जो 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और ये चला था कब? 13th सेंचुरी तक, मतलब ईयर 700 से लेकर तो ईयर 1200 तक, ठीक है। और लेटर मिडिवल पीरियड कब से कब तक था? 13th सेंचुरी एडी से लेकर 18th सेंचुरी एडी, मतलब ईयर 1200 से लेकर तो ईयर 1700 तक, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 1000 सालों की हिस्ट्री हो गई, है ना। तो अर्ली मिडिवल पीरियड और लेटर मिडिवल पीरियड, तो ये दो फेज से मिडिवल एज के, है ना। तो इन दो एज में ही, इन दो टाइम पीरियड में ही, इन दो टाइम फेज में भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस लेवल पे। तो पावर स्ट्रगल अमंग रीजनल किंगडम्स ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में भी दो तरह के किंगडम्स थे, नॉर्थ किंगडम अलग था, साउथ अलग था। तो जो नॉर्थ वाले थे उनका जो, हम क्या बोल सकते हैं, जो उनका कैप्चरेशन पावर था वो साउथ तक नहीं था। और साउथ वाले जो किंगडम्स थे या रीजनल एम्पायर्स थे, उनकी अप्रोच नॉर्थ तक नहीं थी। जैसे द राजपूत इन नॉर्थ इंडिया एंड द चोलास इन द साउथ इंडिया वर द प्रोमिनेंट किंगडम्स। तो नॉर्थ में राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे और साउथ में चोला डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है ना। द डिस्टिंक्टिव कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल किंगडम स्प्रेड इन द न्यू रीजन्स दैट कम अंडर देम, ठीक है। लेकिन ये दो रूल जब कर रहे थे, जैसे नॉर्थ में राजपूत थे, साउथ में चोलास थे, लेकिन इनको टक्कर देने के लिए भी हमारे कंट्री में अदर कंट्रीज से क्या हुआ, इन्वेंशंस हुए, मतलब दूसरे रूलर दूसरी कंट्री से इंडिया में आए। और कैसे क्या करा उन लोगों ने, मोस्टली मैं बात करूँ तो अगर कैसे इस्लामिक कंट्री से अलग अलग रूलर आए, है ना, और कैसे उन लोगों ने क्या करा, राजपूत और चोलास को हटा के पूरा क्या करा, अपना एम्पायर यहाँ पर सेटअप कर दिया, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। लेटर मिडिवल एज, Muslim conquerors from Central Asia, especially the Turks, the Afghans and the Mughal ruled India। तो मुस्लिम रूलर्स, है ना, तो ज़्यादा टाइम तक क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्क्वेस्ट या किसने रूल किया है? तो जो तुर्किस्तान से आए, जो सॉरी सेंट्रल एशिया से जो आए मुस्लिम थे। सेंट्रल एशिया मतलब मैं बात करूँ तो जो एशिया का सेंट्रल पार्ट होता है ना, वहाँ से आए मुस्लिम रूलर्स ने, ठीक है। उसके बाद जो तुर्किस्तान है ना, वहाँ से जो मुस्लिम रूलर आए थे, जिनको हम टर्क्स कहते हैं। अफगानिस्तान से नाम आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तब मैं बता रहा हूँ। तो ये चंगेज़ खान के क्या थे, ये डिसेंडेंट थे, वंशज थे, जिन्होंने इंडिया पर काफ़ी टाइम तक रूल किया। द खलजीज, द तुगलक्स एंड द मुगल्स एस्टेब्लिश माइटी डायनेस्टीज। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डायनेस्टीज कौन कौन सी रही? खलजीज। खलजी, आपने पद्मावत जो मूवी है उसमें अलाउद्दीन खलजी का जो आपने कैरेक्टर देखा होगा, जो रणवीर सिंह ने उसमें प्ले किया है, तो ये वो खलजी डायनेस्टी के ही रूलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मुगल्स में आपने अकबर का नाम सुना होगा, बाबर का नाम सुना होगा। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल डायनेस्टी रही है खलजीज, तुगलक और मुगल्स, है ना। और पावरफुल डायनेस्टी रही है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इन लोगों ने यहाँ पर इंडिया में स्पेंड किया है। Islamic customs influenced political, economic, social and cultural life in India and Indo-Islamic culture grew in a big way। तो इस्लामिक रूलर्स के आने से यहाँ के कस्टम्स में, यहाँ के इकोनॉमिकल लेवल पे, है ना, मतलब पैसों में भी काफ़ी चेंजेस है। मतलब उन लोगों ने अपनी करेंसी यहाँ पे चलाई, मतलब यहाँ पर फिर उन्होंने चीज़ों को महंगा भी किया, सस्ता भी किया। तो इकोनॉमिकल लेवल पे ये चीज़ें यहाँ पर हुई। सोशल लेवल पे मतलब उनके उनका किस तरह का उनका खाना है, या उनका ड्रेसिंग स्टाइल हम बोल लीजिए, ठीक है। उनके क्या क्या कल्चर थे, क्या क्या रिचुअल्स थे, तो वो सब क्या हुआ, आपस में यहाँ के कल्चर के साथ सब मिक्सअप हो गए, है ना।
तो उसको क्या नाम दिया गया, इंडो इस्लामिक कल्चर। ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th century यूरोपियंस बिगेन डायरेक्ट ट्रेड विथ इंडियन सी पोर्ट्स। ठीक है ना। तो 15th सेंचुरी के एंड होते होते, है ना, तो यूरोपियंस जो मतलब यूरोप कंट्री थी, मतलब अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूँ, कॉन्टिनेंट की, तो यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट बन, जो अलग अलग कंट्रीज थी, ठीक है ना, तो वो इंडिया में क्या करा, उन लोगों ने ट्रेड करा, और वो यहाँ तक कैसे है, थ्रू द सी, है ना, वो समुद्र के रास्ते शिप से होते हुए उन लोगों ने इंडिया में आए और यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाके अपने कंट्रीज में बेची, और वहाँ से लाके यहाँ पर भी बेची। लेकिन वहाँ से तो यहाँ पर कम बेचा, लेकिन यहाँ से ले जाके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर जाके बेचा। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ से ट्रेडिंग करा, व्यापार करा। पोर्टुगीज केम फर्स्ट, फॉलोड बाय द इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच। तो ये जो पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल के रहने वाले लोग, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल, है ना। उसके बाद इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में रहने वाले लोग, डच मतलब हम बोल सकते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड में रहने वाले लोग, ठीक है। फ्रेंच मतलब फ्रांस में रहने वाले लोग। तो पोर्तुगीज सबसे पहले है, उसके बाद में इंग्लिश, फिर डच और फ्रेंच। तो ये वन बाय वन ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अलग अलग, क्या बोल सकते हैं हम, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो अलग अलग कंट्री के जो क्या बोल सकते हैं हम, सिटीजन थे, है ना, या ट्रेडर्स थे, वो इंडिया में आए, उन लोगों ने क्या करा, ट्रेडिंग करा। लेकिन क्या बोल सकते हैं हम कि पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच और फ्रेंच में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन हुए, इंग्लिश। जो इंग्लैंड से जो लोग आए थे वो यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, उन्हें ही हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं, और उन्होंने ही हम पे काफ़ी टाइम तक रूल किया, जिस और वो टाइम पीरियड था मॉडर्न एज। ठीक है ना। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना, तो हमें इन्हीं ब्रिटिशर्स से ही हमें आज़ादी मिली थी। बाय द मिड 18th century द ब्रिटिश बीट द फ्रेंच टू बी द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। तो 18th सेंचुरी के क्या बोल सकते हैं हम, मिड में मतलब 18th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड चल रहा था, उसी के बीच कंट्रीज के लोग लड़ रहे थे, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया, और एक तरह से डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गए, और इंडिया में उन्होंने रूल किया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। और जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया, उसी के बाद से यहाँ पर एक मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो गई इंडिया में। ठीक है। इसलिए हमने इंडिया को या इंडिया की हिस्ट्री को तीन फेज में डिवाइड किया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। इसको आप वैसे भी बोल सकते हो हिंदू, क्योंकि एंशियंट में हिंदू रूलर्स थे, मिडिवल में मुस्लिम, और मॉडर्न में ब्रिटिशर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज, जोग्राफिक नॉलेज स्पेशली मैप्स हेल्प टू अंडरस्टैंड अ रीजन बेटर। तो अगर जोग्राफिकली अगर आपको किसी कंट्री को अच्छे से स्टडी करना है, तो मैप्स सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है उस पर्टिकुलर कंट्री को या रीजन को जानने के लिए। ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पर ट्रेडिंग भी बहुत हुआ, यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए भी आए, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों ने मैप्स का यूज़ ही किया होगा, और मैप्स का यूज़ किया होगा तो वो अधिकतर सब सी से आ रहे थे, मतलब सी के थ्रू शिप्स से इंडिया में आए थे, तो कोस्टल एरियाज ज़्यादा डेवलप हुए हैं। Geographical features of a region and the region's location with respect to other regions explains why a region prospered or remained isolated or was invaded frequently। तो जो जोग्राफिकली है ना, जोग्राफिकली ही या किसी मैप को देख के ही हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रीजन कितना प्रॉस्परस है ना, मतलब कितना वहाँ पर वेल्थ है, मतलब कितना धन है ना, कितना गौरवशाली उसका इतिहास रहा है ना। उसके अलावा कितना वो आइसोलेटेड रहा है, और कौन कौन से कंट्री के लोगों ने ये हमें पता चल सकता है। ठीक है। कार्टोग्राफी इन मिडिवल इंडिया, कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग वाज अननोन इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में जो कार्टोग्राफी, जो कि एक प्रोसेस होती है मैप बनाने की, एक क्या बोल सकते हैं हम इसे, एक स्किल होती है कार्टोग्राफी मैप बनाने की, तो एंशियंट इंडिया तक ये चीज़ अननोन थी।
The worldwide growth of trade and the expansion of empires during the medieval period created the need for accurate maps. ठीक है, तो पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए या ट्रेड करने के लिए या अदर कंट्रीज के रूलर को यहाँ पर अपना एम्पायर सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा चीज़ की क्या ज़रूरत थी, एक एक्यूरेट मैप की। अगर आप किसी कंट्री में आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग अटैक या ट्रेड तभी कर सकते हो जब आपके पास उसका एक एक्यूरेट मैप हो, है ना। मतलब आने जाने का रास्ता, फिर दूसरी कंट्री से कनेक्टिविटी, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है ना, तो वहाँ से ट्रेडिंग करने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं। फिर जोग्राफिकल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पर कौन कौन से फ्लोरा है, फाउना है, मतलब कौन कौन से एनिमल स्पेसीज है, कौन कौन से प्लांट या हर्ब्स के स्पेशीज है वहाँ पे, है ना। वाटर का सोर्स कितना है, माउंटेन्स कितने हैं, ठीक है, उसके बाद वैलीज़ कितनी है। तो ये सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, किसी भी कंट्री को कैप्चर करने के लिए, इन्वेट करने के लिए या फिर वहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। The Arabs and the Europeans who undertook long journeys over land and sea developed cartography. तो अरब्स और यूरोपियंस ने, है ना, जो काफ़ी लंबी लंबी यात्राएं उस टाइम करते थे, है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने में, और वो ट्रैवल ने ही ये जो कार्टोग्राफी है ना, इसको काफ़ी डेवलप किया है। इस स्किल को इन लोगों ने ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कार्टोग्राफी बाय द अरब्स एंड द यूरोपियंस। और इंडिया में भी कार्टोग्राफी को कौन लेके आया है, अरब्स एंड द यूरोपियंस, है ना। तो अरब्स भी यहाँ के नहीं थे और यूरोपियंस भी यहाँ के नहीं थे, है ना। लेकिन इन लोगों ने इंडिया में आने के बाद यहाँ पर मैप बनाने की जो प्रोसेस होती है कार्टोग्राफी, उसको डेवलप किया। तो अरब्स बेसिकली मैं बात करूँ जो अफ्रीका का रीजन होता है, जैसे लीबिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, लेबनान, तो ये सब कंट्रीज़ है ना, अरब कंट्री जिसे हम बोलते हैं। यूरोपियंस मतलब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर आपको मैप और मैप वन या मैप टू दिखाई दे रहा है। तो मैप वन देखिए क्या है कि मैप वन वॉज मेड इन 1154 सी कॉमन एरा बाय द अरब जोग्राफर अल इदरीसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज a डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहली स्लाइड आपको बताई थी, है ना, तो उसमें ये जो पहला 1 नंबर आपको दिख रहा है, यही मैप मैंने आपको बताया था। तो ये किससे बनाया था, एक अरब कार्टोग्राफ जोग्राफर थे, है ना, जिनका नाम था अल इदरीसी। तो इन्होंने ईयर 1154 में ये मैप बनाया था, जिसमें श्रीलंका को ऊपर शो किया गया है और इंडिया का जो साउथ पोर्शन है उसको भी टॉप पे शो किया गया। मतलब ये मैप जो आज आप इंडिया का मैप देखते हो ना, आप उसे बिल्कुल उल्टा कर लो, ठीक है ना। मतलब साउथ पोर्शन को आप ऊपर देख लो और श्रीलंका भी आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो लगभग कुछ उसी तरह का मैप अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, ठीक है ना। मैप सेकंड वाज मेड इन द 1720 बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। वो ये जो सेकंड मैप आप देख रहे हो, इसे एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। द कार्टोग्राफर ऑफ टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। लेकिन देखिए एक चीज़ आपने नोटिस करी, दोनों मैप डिफरेंट है लेकिन ये एक ही कंट्री के है ना, सेम कंट्री के लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। एंड इन अल इदरीसी's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is in the island at the top. तो अल इदरीसी के मैप में क्या है कि जो श्रीलंका है वो चारों तरफ पानी से सराउंडेड है और वो ऊपर की ओर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस मैप में हम नॉर्मली जब भी इस मैप को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये इंडिया का मैप कैसे हो गया, है ना, जो अल इदरीसी ने बनाया था। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये मैप एक्चुअली उल्टा बनाया गया है। इसमें इंडिया का जो साउथ पोर्शन है उसे ऊपर रखा गया है और श्रीलंका को सबसे टॉप पे दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर 1 फीचर्स मैप ऑफ अल इदरीसी, मैप ऑफ फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो फीचर क्या है देखिए, ईयर ऑफ मेकिंग। तो अल इदरीसी ने मैप कब बनाया था, 1154 में, और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने क्या बनाया था, 1720 में।
यहाँ पर फ्रेंच कार्टोग्राफर का नेम बुक में नहीं दिया गया है ना, इसे हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हम फ्रेंच कार्टोग्राफर बोल सकते हैं। अब जो दोनों मैप है उनका क्या यूज़ था कि अलिदृषि का मैप तो इतना यूज़फुल नहीं था किसी भी सेलर के लिए या किसी भी ट्रेडिंग कंट्री के लिए। हाँ, लेकिन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप था वो यूरोपियन सेलर्स द्वारा ज़्यादा यूज़ किया गया है, और जो मर्चेंट थे, है ना, जो लंबी लंबी तो अलीदृषि के मैप में अरेबिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, और फिर फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप में हम फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों मैप में अलग सिटीज़ के नाम भी अलग अलग, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि जो सिटी का नाम आज है वो पहले भी वही रहा होगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि टाइम के साथ साथ जितने भी जोग्राफर या कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप बनाते हैं, उन्होंने क्या करा, उन प्लेसेस के नेम को भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अल इदरीसी के मैप में जो श्रीलंका की पोजीशन थी वो क्या थी, सबसे टॉप पे थी, मतलब जहाँ पर नॉर्थ इंडिया को हम देखते हैं वहाँ पर उन्होंने श्रीलंका शो किया है। ठीक है, और कार्टोग्राफर के मैप में जैसा मैप हम आज देखते हैं, तो कि श्रीलंका की जो पोजीशन है वो कहाँ है, साउथ में ही है। ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया। अब साइंस ऑफ कार्टोग्राफी देखिए कि अल इदरीसी का मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर से काफ़ी डिफरेंट था, और फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप भी अल इदरीसी से काफ़ी डिफरेंट था। तो हम मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा मैप रहा है, फ्रेंच कार्टोग्राफर का। ठीक है, मिडिवल मैप्स ऑफ इंडिया। मोस्ट मिडिवल मैप्स ऑफ इंडिया वर ड्रॉन बाय सेलर्स हु वर मोर फेमिलियर विद द कोस्टल रीजन्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मिडिवल टाइम में जो मैप थे वो किनके द्वारा या किनके थ्रू यूज़ किए गए हैं, सेलर्स के लिए, है ना। और वो इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि वो इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी लैंड करते थे, है ना। तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करा है इंडिया से कि वो इंडिया के कोस्टल रीजन से काफ़ी फेमिलियर हो गए थे, मतलब बहुत अच्छे से जानने पहचानने लगे थे। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि उन्हें मैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। Hence these maps show the coastal areas in a more detail than the interior region। और यही कारण है कि इतने कोस्टल एरिया है ना वो मैप में बहुत ज़्यादा डिटेल में शो किया जाने लगा कंपेयर टू इंटीरियर रीजन। मतलब जो क्या बोल सकते हैं, समुद्र का जो इलाका था, है ना, समुद्री तट जिसे हम बोलते हैं कोस्टल एरिया इंडिया का। ठीक है, तो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा मैप में क्लियरली शो किया जाने लगा। और जो इंटीरियर रीजन थे, मतलब जो सेंट्रल इंडिया था, है ना, या नॉर्थ इंडिया, वो उतना ज़्यादा मैप में क्लियरली शो नहीं किया जाता था, क्योंकि सेलर्स के लिए वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं था। मोस्टली सेलर्स कहाँ से आते थे, ईस्ट साउथ इंडिया से या वेस्ट साउथ इंडिया से। ठीक है, प्लेसेस नेम। Medieval maps and writing of medieval authors provide valuable information about the geographical feature and the names of places in those time। तो जो मिडिवल मैप थे, है ना, या जो राइटिंग ऑफ मिडिवल ऑथर्स थी, मतलब जो मैप थे उस टाइम पे, या जो हिस्टोरियंस जिन्होंने या ऑथर्स थे जिन्होंने उस टाइम पर कोई भी राइटिंग वर्क किया है, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो वही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे, है ना, इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। और जो उस टाइम पर किसी भी प्लेस का नाम होता था, है ना, जैसे कन्नौज को कन्नौज कहा जाता था, है ना। तो डिफरेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैप, जैसे जैसे मैप भी चेंज होते गए, प्लेसेस के नेम भी चेंज होते गए, है ना। तो मैप और किसी भी तरह का राइटिंग डॉक्यूमेंट काफ़ी वैल्यूबल सोर्स थे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। बट द नेम्स ऑफ प्लेसेस मेंशन्ड इन दोज डॉक्यूमेंट्स एंड मैप्स में हैव चेंज ओवर द टाइम। लेकिन जो प्लेसेस उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स पे बताई गई या मैप्स में, historians have to find out the present names and match it with old names। अगर आप कोई सा मैप अभी उठा के देखोगे आज प्रेजेंट में, है ना, सपोज करो आप एमपी का ही मैप उठाओगे, और आप आज से 50 साल पहले अगर एमपी का मैप लोगे तो आपको काफ़ी उसमें वेरिएशंस मिलेंगे। और क्या बोल सकते हैं,
एरिया वाइज भी हर डिस्ट्रिक्ट का आपको उसमें मेजरमेंट अलग मिलेगा, है ना। हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी चेंज हो गए हो, और हो गए हो तो पहले उन्हें कुछ और कहा जाता था, अभी कुछ और कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे भोपाल का नाम एक टाइम पे भोजपाल हुआ करता था, फिर भोपाल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जैसे आज हम इंदौर, धार, रतलाम, इस एरिया को जब अहिल्याबाई की अगर मैं बात करूँ, जब अहिल्याबाई या उनके जो फादर इन लॉ थे मल्हाराव होलकर, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो इंदौर, धार, रतलाम, इस एरिया को मालवा कहा जाता था। लेकिन आज इनके अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, संभाग बने हैं, जैसे इंदौर, धार, रतलाम, है ना। ये तो मतलब उस टाइम पर मैप अलग था तो रीजन के नाम भी अलग थे, आज मैप अलग है, रीजन के नाम भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, इस वीडियो में हम इतना देखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू वेरी मच।